हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 8 को डिस्कस करेंगे। आज की वर्कशीट में हमें अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण समझने हैं। इससे पहले हमने अम्ल और क्षारक के भौतिक गुणों को अच्छी तरह से समझ लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल जो हैं वो धातु यानी मेटल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करते हैं, इसको हमें समझना है। जिंक, आयरन आदि क्रियाशील धातुएं तनु अम्लों जैसे कि HCl और H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो यहाँ दो उदाहरण दिए, जिंक का और आयरन का, जो कि काफ़ी अभिक्रियाशील है, काफ़ी क्रियाशील है। और वे HCl और H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। इसको इस तरह से समझाया गया है, धातु और इसकी अभिक्रिया हुई अम्ल से तो बना लवण यानी कि साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकली। जिंक धातु की डाइल्यूट H2SO4 के साथ अभिक्रिया, अभी इसको दिखाया गया है Zn प्लस H2SO4, तो जिंक सल्फेट बना ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकली। इस तरह से उदाहरण देकर हमें समझाया गया है। अब यहाँ पर कैसे ऑक्सीजन गैस निकली, इसका प्रयोग दिखाया गया। प्रयोग को हम ध्यान से देख लेते हैं। तो ये जो है टेस्ट ट्यूब जो है, ये टेस्ट ट्यूब है। तो टेस्ट ट्यूब में H2SO4 डाला गया है और नीचे जिंक का बुरादा है। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बुलबुले निकल रहे हैं, है ना। और ये बुलबुले, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब से यहाँ पर साबुन पानी का घोल रखा हुआ है ना। तो इसका आखिरी सिरा जो है, इसमें साबुन पानी के घोल में है, इस डिलीवरी ट्यूब का। तो यहाँ से ये बुलबुला निकलता हुआ यहाँ साबुन पानी के घोल में आता है और यहाँ बाहर निकलता है। तो हम क्या करते हैं जांचने के लिए कि ये जो गैस निकल रही है, बुलबुला बताता है कि कोई गैस निकल रही है, तो ये कौन सी गैस है, ये जांचने के लिए कोई माचिस की तीली या फिर जलती हुई मोमबत्ती यहाँ पास लाएंगे तो पॉप की आवाज़ होगी। तो पॉप की आवाज़ जो है वो ये बताती है कि ये जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। ये बात यहाँ लिखी हुई है कि जलती हुई मोमबत्ती द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच की जाती है और पॉप ध्वनि से हम समझ जाते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब HCl और H2SO4 के साथ तो अभिक्रिया हमने देख लिया है ना। अब है नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3 जिसको बोलते हैं, उसके साथ किसी धातु की क्या अभिक्रिया होती है। तो स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ मैग्नीज और मैग्नीशियम, दो मैग्नीशियम और ये मैग्नीज, तो इन दोनों के अलावा किसी भी धातु के साथ नाइट्रिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। ऊपर देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। सिर्फ मैग्नीज और मैग्नीशियम, इन दोनों का जो रिएक्शन होता है HNO3 के साथ, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और किसी में नहीं निकलती है। तो क्यों नहीं निकलती है, तो इसका कारण भी बताया गया है कि जो HNO3 होता है वो बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसके कारण यहाँ जो हाइड्रोजन निकलता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना देता है दूसरे मेटल में, मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़कर। और इसके साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड का मिश्रण बनता है, जैसे कि NO2 बनता है, NO2 है ना, NO2 या फिर NO3, ये सारी चीज़ें बनती है और H2 ना बन के H2O बनता है। ये है नाइट्रिक अम्ल के केस में मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़कर, बाकी के साथ ये होता है। अब हम इधर देखते हैं अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। तो क्या बनता है, एक तो बनता है लवण, है ना, साल्ट जिसको बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस निकलती है।
दूसरी बात यहाँ समझाई गई है कि जितनी अधिक क्रियाशील धातुएं होंगी उतनी तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होगी। जो हम केमिस्ट्री में जो भी हम रिएक्टिविटी सीरीज जब हम देखते हैं तो उसमें जो भी मेटल जो भी धातु ऊपर होती है वो ज़्यादा क्रियाशील होती है, जो नीचे होती है वो कम अभिक्रियाशील होती हैं। तो ये सोडियम मैग्नीशियम, देखिए सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम कैल्शियम ये सारी ऊपर होती हैं उस सीरीज में और ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं। तो जितनी ज़्यादा ये अभिक्रियाशील होंगी रिएक्शन भी उतनी ही तेज़ी से होगा। कम अभिक्रियाशील धातुएं अब ये हैं, ये सारा जो लिखा हुआ है कॉपर है, सिल्वर है और ये मरकरी है पारा, तो ये तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी। इसको याद रखना है आपको कि कम अभिक्रियाशील धातुएं जो हैं वो तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया करती ही नहीं हैं। बाकी जो हैं वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं और लवण और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये Zn है, जस्ता है ना, जस्ता है ये, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है 2HCl, तो इससे बन जाता है जिंक क्लोराइड ZnCl2 और H2 गैस निकलती है। यहाँ देखिए दो एटम है ना, तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकली है। क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया, तो क्षारक जो होते हैं वो धातु के साथ किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। प्रबल क्षारक क्रियाशील धातु के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस निष्कासित करते हैं। यानी जो भी स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं क्षारक वो क्रिया करते हैं धातु के साथ, है ना, क्रियाशील धातु के साथ, मतलब ज़्यादा जो क्रियाशील होते हैं एक्टिव होते हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकलती है। Zn है, जस्ता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये मिलके बनाएगा सोडियम जिंकेट। देखिए Na2ZnO2, याद रखिएगा इसको, सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह है क्षारक की धातु के साथ प्रतिक्रिया। ये हो गया आपका, ये पूरा क्षारक हो गया और ये हो गया मेटल या धातु। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड और क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड का मतलब हो गया धातु का ऑक्साइड, तो अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ क्या अभिक्रिया करता है, और अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्षारक क्या अभिक्रिया करता है, इसके बारे में समझेंगे यहाँ पर। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। तो जो क्षारीय ऑक्साइड है उसको कहा गया धात्विक ऑक्साइड, यानी धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। यह एक प्रकार की उदासीन अभिक्रिया है, यानी कि एक दूसरे को ये उदासीन कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं, है ना, और जो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं जिसको धात्विक ऑक्साइड कहते हैं, तो दोनों के प्रति, एक की प्रकृति अम्लीय है दूसरे की क्षारकीय है, तो दोनों मिलकर के एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है उदासीन अभिक्रिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है और ये HCl है, तो इससे दोनों के आपस में अभिक्रिया करने से बन गया CaCl2 + H2O, और इस तरह से यहाँ पर क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। तो क्षारक जो है यानी कि अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय ऑक्साइड भी कहलाता है, और इसके साथ जब क्षारक प्रतिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। यहाँ भी यही बात है कि अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय ऑक्साइड, आपको याद रखना है। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ पर देखिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अधात्विक ऑक्साइड है, अधातु के ऑक्साइड है ना। अधात्विक ऑक्साइड मतलब अधातु के ऑक्साइड, कार्बन अधातु है तो उसका ऑक्सीजन से मिलकर CO2 बनाया तो अधात्विक ऑक्साइड हो गया। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH2, और ये बनाता क्या है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको मार्बल भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और
जल बनता है। ये तो आपको याद रखना, अधातु के ऑक्साइड भी क्षार के साथ मिलके लवण और जल बनाते हैं, और यह भी एक तरह की उदासीन अभिक्रिया है। यानी इसमें भी अधातु और एसिड और बेस यानी अम्ल और, यहाँ देखिए, अम्ल और क्षार, क्योंकि जो ऑक्साइड है उसकी प्रकृति अम्लीय है। CO2 जो है अधात्विक ऑक्साइड, इसकी प्रकृति अम्लीय है, और ये क्षार है, तो अम्ल क्षार मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं उदासीन अभिक्रिया। अब आगे हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयरन Fe, मैग्नीशियम Mg और कैल्शियम Ca की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आइए हम इसको समझते हैं और लिखते हैं। जब आयरन का रिएक्शन H2SO4 के साथ होगा तो बनेगा FeSO4, फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना। इसी तरीके से जब आयरन का रिएक्शन HCl के साथ होगा तो बनेगा FeCl2, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी तरह से मैग्नीशियम का जब HCl के साथ प्रतिक्रिया होगी तो बनेगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी तरह से जब मैग्नीशियम का H2SO4 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो ये बनेगा MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आगे देखते हैं कैल्शियम का क्या रिएक्शन होता है। तो कैल्शियम के साथ भी जब कैल्शियम HCl के साथ मिलकर रिएक्शन करेगा तो बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब कैल्शियम H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस तरीके से हमने इसका सारा रिएक्शन देख लिया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ तो हमने पहले ही समझ लिया है कि नाइट्रिक अम्ल जो है वो मैग्नीशियम और मैंगनीज के अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो हमें कॉपर के साथ दिखाना है, तो हम लिखेंगे कि कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि HNO3 जो है वो एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पर H2O बनेगा और नाइट्रोजन गैस के ऑक्साइड का मिश्रण तैयार होगा। इसको हम अगर लिखना चाहे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, Cu प्लस 4HNO3, इसको सही से समझ लीजिएगा, और ये मिलके बनाएगा क्या, CuNO3 प्लस 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस पानी होगा 2H2O। तो इस तरीके से इसका हम सेकंड का हम ये समीकरण भी चाहें तो लिख सकते हैं। अब अगला देखते हैं, क्या होगा यदि एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा? इस रासायनिक अभिक्रिया को भी लिखिए। तो एल्युमिनियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसको हम देखिए इस तरह से समझते हैं। अब यहाँ पर एल्युमिनियम का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है, और चूँकि ये एक्वस सॉल्यूशन है इसलिए यहाँ पर H2O भी है, तो ये मिलने के बाद बना रहा है सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक
ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मतलब हम कैसे पता लगाएंगे कि धातु के जो ऑक्साइड है उनकी प्रकृति क्षारीय है। तो यहाँ पर हमने पहले जैसे सूचक के बारे में पढ़ा था ना, तो यहाँ हम सूचक का इस्तेमाल करेंगे धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति की जांच करने के लिए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि हम धात्विक ऑक्साइड के जलीय घोल में लाल लिटमस पत्र को रखते हैं। जो भी उसका मेटल का ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है, उसमें लाल लिटमस पत्र रखते हैं तो ये बदलकर इसका रंग नीला हो जाता है, जो यह दिखाता है कि मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि धातु के जो ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति क्षारीय है ना। क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि लाल लिटमस पत्र नीला तब होता है जबकि जो भी सॉल्यूशन है वो क्षारीय होता है। 5वां है, क्या आपने कभी गौर किया कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती हैं? तो हमने पहले पढ़ा है कि जो भी चीज़ खट्टी होती है उसका स्वाद, खट्टा जिसका स्वाद होता है वो असल में उसमें अम्ल की मौजूदगी होती है। तो हम लिखेंगे कि अचार या चटनी जो है उसमें अम्ल की मात्रा मौजूद होती है। तो अगर हम इसको धातु के बर्तन में रखेंगे तो ये अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करके कुछ विषैले लवण का निर्माण करती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए अचार या चटनी को धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता है। तो इस तरह से आपकी ये शीट जो है वो पूरी हो गई। आशा है मुझे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू।